साथियों नमस्कार। जैन क्लासेस फंडा क्लियर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम सबसे अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, बच्चों की फाउंडेशन कैसे मजबूत करें। अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च में बोला गया है कि अगर बच्चों की अर्ली स्टेज में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो वह ज्यादा सफल होते हैं। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, इसके बाद किसी भी लाइफ में वह बहुत ज्यादा सफल होते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च में बोला गया है। ये क्या है, एग्जैक्ट क्या बोला गया है, जरा देखते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च में बोला गया है, रिसर्च शोज दैट चिल्ड्रेन आर मोर सक्सेसफुल इन स्कूल एंड बियॉन्ड इफ दे आर given a strong foundation in the earliest years of their lives। ये क्या है जरा देखें। जैसा कि साफ साफ बोला गया है कि अगर बच्चों का फाउंडेशन अर्लीस्ट ईयर्स में, शुरू के सालों में हम स्ट्रॉन्ग कर दें तो वो बहुत ज्यादा सफल होते हैं। स्कूल लाइफ में, स्कूल लाइफ के बाद वाले लाइफ में भी वह बहुत ज्यादा सफल होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर माँ बाप बच्चों की परवरिश अपने लेवल पर बेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती है जिससे उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाता है। आखिर वो फाउंडेशन क्या है, बच्चे के फाउंडेशन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, जरा देखें। हाउ टू मेक स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, देखते हैं। वली बिग कॉस्टली स्कूल, क्या ये मान लिया जाए कि बड़े स्कूल में, कॉस्टली स्कूल में सिर्फ एडमिशन दिला देने से, मात्र एडमिशन दिला देने से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, बहुत हाई फाई स्कूल में, महंगे स्कूल में एडमिशन दिला देंगे, 6 महीने 1 साल की फीस इकट्ठे दे देंगे और सोचेंगे कि हमने बहुत अच्छा परवरिश कर दिया, अब बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगा। तो अगर इस तरह का आप करते हैं तो ये आपका मिस्टेक है। आपको हमेशा केयरिंग करते रहने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग करते रहने पड़ेंगे। हफ्ते पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर आपको जरूर उनकी कॉपी ओपन करके चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है, बच्चा स्कूल के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो एक्टिविटी कराई जा रही है, जो चीज बताई जा रही है, बच्चा उसे पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वीकली या 10 दिन पर, 15 दिन पर हमेशा करते रहने पड़ेंगे। तो अगर आपका ये कंसेप्ट है कि सिर्फ महंगे स्कूल में, बड़े स्कूल में एडमिशन हमने दिला दिया तो सब कुछ ठीक हो गया, जी नहीं, ये गलत है। सेकेंड पॉइंट, एवरी टाइम फोर्सिंग ऑफ स्टडी। कुछ पेरेंट्स बड़ा अजीब सा बिहेवियर करते हैं, हर समय चिल्लाते रहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जो कि बिल्कुल गलत है। आप हर समय अगर फोर्सिंग करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा चिढ़ जाएगा, बच्चा रिपल्सिव मोड में चला जाएगा, पढ़ाई से दूर होने लगेगा। और ये भी लाजमी है कि अगर आप हर समय पढ़ाई पढ़ाई चिल्ला रहे हैं तो वह लेस इफेक्टिव होगा। तो बेहतर है आप हर समय फोर्सिंग ना करें और जब आप बोलें तो मोर इफेक्टिव बोलें। तो हर समय फोर्सिंग करना पढ़ाई पढ़ाई वो ठीक नहीं है। कम्युनिकेशन गैप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप रखना यानी कि आने वाले टाइम में परेशान हो जाना, सीधे सीधे। बहुत सारे पेरेंट्स अपने आप को इतना ज्यादा व्यस्त कर लेते हैं, अपने जॉब में, ऑफिस में, अपने बिजनेस में और भी बहुत सारी एक्टिविटी में अपने आप को इतना ज्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि बच्चा दिन में क्या किया, कितने दिन से स्कूल जा रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, किसके साथ कहाँ गया, कहाँ रुका, क्या कर रहा है, घर में कौन आया, उनके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, कहाँ गया है, कहीं कुछ भी अता पता नहीं।
तो लाजमी है। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम चांसेस है कि बच्चा गलत ट्रैक पर चला जाएगा अगर आप बच्चों से कम्युनिकेशन गैप करते हैं तो। और कम्युनिकेशन गैप करने से सबसे बड़ा घाटा ये है, बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग, फ्रीक्वेंसी मैचिंग वो नहीं रहेगा, तो फिर आगे चलकर बच्चा आपकी कहना नहीं सुनेगा और आप बच्चे की कहना नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ट्यूनिंग ही अलग अलग है, उनकी समझ अलग, आपकी समझ अलग। उसको लगेगा कि जो वो सोच रहा है वही सही है। कुल मिलाजुला कर फंडा ये है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं। बच्चों के मन में क्या चल रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। ये तीनों चीज को ध्यान में रखना है। तो सिर्फ अगर ये मानना है तो वो गलत है। एवरी टाइम फोर्सिंग ऑफ स्टडी, ये भी गलत है। कम्युनिकेशन गैप, ये तो डबल गलत है। किसी भी सूरत में कम्युनिकेशन गैप नहीं रखनी है। तो फिर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनेगा? देखें, हैप्पी इन्वायरमेंट, खुशनुमा माहौल। खुशनुमा माहौल का मतलब क्या है? हैप्पी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? एक बच्चे के लिए खेलने की आजादी, हंसने की आजादी, बोलने की आजादी, खाने पीने में अच्छा न्यूट्रिएंट्स, इंटरटेनमेंट, ये सब कुछ बच्चे को ठीक से मिलनी चाहिए। तो हैप्पी इन्वायरमेंट ये बहुत जरूरी है। गुड हैबिट्स एंड क्यूरियोसिटी, बच्चे को आप एक अच्छा आदत दीजिए, अच्छा आदत बनाइए, अच्छी आदत डालिए। वो अच्छी आदत क्या है? सही टाइम पर जगना, सही टाइम पर सोना, उम्र के हिसाब से डिसिप्लिन रहना, और बच्चे के साथ आप इतना अच्छा ट्यूनिंग बनाकर रखिए कि बच्चा कोई भी चीज पूछने से ना हिचके, बेझिझक वह आपसे हर तरह का सवाल जवाब कर सके। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये आपके स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे के साथ कितना अच्छा ट्यूनिंग बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव बूस्टर एट राइट क्लास। कॉम्पिटिटिव बूस्टर, जैसा कि आपको मालूम है कि आप चाहे इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, चाहे मेडिकल में जाओ, चाहे बिजनेस में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन से सामना आपको करना ही होगा। तो फिर कॉम्पिटिटिव बूस्टर एट राइट क्लास, राइट टाइम, राइट एज, इसका क्या मतलब है? साथियों, जैसा कि शायद आपको पता नहीं होगा, क्लास 10th तक का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। 4th के बाद 5th, 5th के बाद 6th, ऐसे आगे आने वाले क्लास में सिलेबस लगभग 10% डिफिकल्टी लेवल और लगभग क्वांटिटी भी 10-12% के आसपास बढ़ते जाते हैं क्लास 10th तक। लेकिन 10वीं के बाद, 10th के बाद 11th क्लास में अचानक सिलेबस कम से कम 3 टाइम्स हो जाता है, डिफिकल्टी लेवल भी काफी बढ़ जाती है। वहां पर कई बार अच्छे बच्चे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है, उन्हें शुरू का हैबिट होता है, जैसा उन्होंने 6, 7, 8, 9, 10th तक किया वैसा ही वह 11th में समझते हैं और कई बार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसको कैसे हम मैनेज करें, देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इस तरह से क्लास 10th तक जाने में लगभग स्टेप बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। स्टूडेंट को जैसा डिफिकल्टी 6 के बाद 7 में है, वैसा ही डिफिकल्टी उसको लगेगा 7th के बाद 8th में, 9th में, 10th में। लेकिन आफ्टर क्लास 10th अचानक स्टेप बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। ग्राफ में शायद मैं उतना डिफरेंस नहीं दिखा पाया हूं, वो लगभग 3 टाइम्स सिलेबस बढ़ जाती है अचानक। तो इसका क्या उपाय है? जो मैंने बताया है
competitive booster at right time, at right age, at right class। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चे को जब 6 में है तो उसके लेवल को यहां तक पहुंचाया जाए, 7th में है तो यहां तक, 8th में है तो यहां तक, 9th में है यहां तक, 10th में है तो यहां तक। ये जरूरत है, असली फाउंडेशन यहाँ पर है। कंपटीशन को क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बच्चा जब क्लास 8 तक पहुंचा तो बच्चे की रुचि के हिसाब से आप उसे कम से कम एक सब्जेक्ट में, मैथ में या मैथ के साथ साथ हो सके तो एसएसटी में या मैथ के साथ साथ इंग्लिश में आप 10th तक की तैयारी करा दो। मैथ्स से उसकी एनालाइजिंग पावर बहुत अच्छा होगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। जो कुछ भी बताया जाएगा वह एक एज ए मैच्योर्ड उसे चीजें समझ में आएगी, उसे ठीक से समझ में आएगी। तो ये जरूरी है कि एट राइट टाइम, राइट एज, राइट क्लास में बच्चे को कॉम्पिटिटिव बूस्टर किया जाए, क्योंकि ये तो हकीकत है, कहीं भी जाइए कंपटीशन ही कंपटीशन। तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को 8वीं 9वीं तक में 10th तक की मैथ उसे करा दिया जाए, 10th तक का मैथ वो कर ले, फोर्सिंग के द्वारा नहीं, अपने आप। हो सके तो मैथ के साथ साथ आप इंग्लिश को भी आप एडवांस लेवल तक पहुंचा दीजिए, ताकि इधर का किया हुआ मेहनत आगे उसे काम आएगा। और अगर 10th तक मैथ उसने 8वीं 9वीं में 10th तक का मैथ कर लिया तो मानकर चलिए कि कोई भी कंपटीशन होगा वो बहुत अच्छा कर जाएगा। तो आज के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि बच्चे का फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जैसा कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च में बोला गया है कि बच्चे का अर्ली स्टेज में अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और इसके बाद वाले लाइफ में वह सफल रहेगा, बहुत अच्छा कर पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं साथियों आज का डिस्कशन हम सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ओके, बाय बाय।